नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्णवाल विश्व के इतिहास में अध्याय 56 को, जो कि है हमारा रूसी क्रांति। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला हम लोग रूसी क्रांति को पढ़ेंगे। किस प्रकार से वहाँ पर समाजवाद की स्थापना होती है, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इसको लाइक कर दिया करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रूसी क्रांति। देखिए, पहला टॉपिक है इसमें कि रूस में क्रांतिकारी आंदोलन। तो कैसे शुरुआत होती है उसकी, उसको देखते हैं। तो युद्ध के वर्षों के दौरान क्या स्थितियां बनी थी, कौन से युद्ध की बात हो रही है, याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं। युद्ध के दौरान रूस में क्रांति हुई, जो एक महान ऐतिहासिक घटना थी। 19वीं सदी में कई सुधारवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिसमें रूसी किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति हुई थी। 1861 में कृषि दासता के उन्मूलन के बावजूद वहां के किसान दुख दैन्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दुख दैन्य से क्या अर्थ है, काफी विकट स्थिति में जी रहे थे, काफी दिक्कतें आ रही थी जीने में। आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और ये हर देश के किसान की यही स्थिति है। आगे देखिए, रूसी सामंत वर्ग तथा चर्च बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे, और दूसरी ओर करोड़ों किसान ऐसे थे जिनके पास अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं थी। औद्योगिक श्रमिकों का नया वर्ग भी गरीबी और अभाव के बीच जी रहा था। मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवी लोग भी निरंकुश राज व्यवस्था का विरोध करने में एकजुट हो गए, और वे भी किसानों की ही क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए थे। 19वीं सदी के अंतिम चरण में रूस में समाजवादी, जिसका अर्थ इंग्लिश में सोशलिस्ट, विचार फैलने लगे थे, और उस दौरान कई समाजवादी समूहों का गठन किया गया था। 1898 में विभिन्न समाजवादी गुटों ने मिलकर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया था। तो किस प्रकार से हमने देखा कि समाजवाद विचारों का उदय होता है रूस में, और किस प्रकार से वहाँ पे समाजवादी सोशलिस्ट विचारधाराओं का प्रवर्तन होता है। आगे देखिए, कुख्यात नेता जिनको हम लेनिन के नाम से विख्यात, व्लादिमीर इलियच उलियानोव इस दल के वाम पक्ष के नेता थे, जबकि अल्पमत दल को मेंशेविक कहा जाता था। 1903 में इस गुट ने दल में बहुमत प्राप्त कर लिया, और यह बहुमत दल बोल्शेविक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोल्शेविकों ने समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य बताते हुए यह संकल्प किया कि उनका तात्कालिक कार्य निरंकुश जारशाही को समाप्त करके एक गणतंत्र की स्थापना करना तथा रूसी साम्राज्य के गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले लोगों के शोषण को खत्म करके उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना। जो वहाँ पे गैर रूसी लोग रहते थे, उनके प्रति जो क्या कहते हैं शोषण होता था, उसको खत्म करना था, और जो निरंकुश जारशाही, जो जार शासक था वहाँ का, उसको खत्म करना था। आगे देखिए, 8 घंटे का कार्य दिवस आरंभ कराना तथा भूमि के वितरण से संबंधित असमानता को मिटाना और किसानों के सामंती शोषण को उन्मूलित करने का भी इसमें संकल्प के अंग में शामिल किया गया था। 8 घंटे कार्य कैसे, पहले के समय में कोई निर्धारित नहीं था, कोई किसी से कितने भी घंटे काम करा सकता था। उसको घटा करके मात्र 8 घंटे आप किसी से भी काम करवा सकते हैं, ये ऐसा प्रावधान किया गया था। किसानों को सामंती शोषण से बचाना था। इस प्रकार से बहुत सारी दलीलें दी गई थी। आगे देखिए, 1905 में रूस में क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप जार द्वितीय निकोलस को ड्यूमा नामक संसद की स्थापना करने तथा लोगों को कुछ अन्य लोकतांत्रिक अधिकार देने पर विवश होना पड़ा। इस दौर में श्रमिकों के एक नए प्रकार के संगठन का जन्म हुआ, जिसे हम लोग सोवियत कहते हैं। यह हड़तालों का संचालन करने के लिए स्थापित श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संस्था थी, और आगे चलकर किसानों की सोवियतों का भी गठन किया गया, और बाद में सैनिकों की सोवियतें भी बनाई गईं। धीरे धीरे पूरे देश में सोवियतें स्थापित हो गई, और बाद में इन सोवियतों ने रूसी क्रांति में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब देखिए दोस्तों, फरवरी क्रांति को पढ़ेंगे, काफी प्रसिद्ध है। देखते हैं इसके बारे में। युद्ध ने रूस की तात्कालिक व्यवस्था का दिवालियापन साबित कर दिया, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप निरंकुश तंत्र का संकट और भी घनीभूत हो गया, और अंत में यही उसके पतन का कारण बना। रूस ने 1.2 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया था, लेकिन उन्हें न तो ठीक से साज सामान मिलता था, न ही रसद पानी। रूस की कमजोर अर्थव्यवस्था को युद्ध ने और भी जर्जर बना दिया था। देश के सामने भूखमरी की भयावहता उपस्थित हो गई थी। रोटी की कमी हो जाने के कारण उसके खरीदारों की लंबी लंबी कतारें लग गई, और 1917 के आरंभ से एक के बाद एक कई हड़तालें हुई, जिन्होंने अंत में
आम हड़ताल का रूप ले लिया था। युद्ध और जारशाही समाप्त करने की मांग जोर पकड़ती गई और 12 मार्च को सेना की कई रेजिमेंटें हड़ताल में शामिल हो गईं और उन्होंने राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया और जारशाही जनरलों और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोगार्ड विद्रोही श्रमिकों तथा सैनिकों के हाथ में आ चुका था। पेट्रोगार्ड वहां पे एक जगह का नाम है। 12 मार्च 1917 की इन घटनाओं के साथ फरवरी क्रांति संपन्न हो गई। इससे यह संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि रूस के पुराने पंचांग के अनुसार वह दिन 27 फरवरी था और उस समय जार राजधानी से बाहर था। उसने विद्रोहियों को दबाने और ड्यूमा को भंग कर देने का आदेश जारी किया, लेकिन ड्यूमा ने अपनी सत्ता अपने हाथों में ले लेने का निर्णय किया और 15 मार्च को उसने एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। उसी दिन जार को गद्दी छोड़ने पर विवश किया गया और उसके निरंकुश शासन का अंत हो गया। रूस को कुछ महीने बाद सितंबर में गणतंत्र घोषित कर दिया गया। फरवरी क्रांति के बाद जो है अक्टूबर क्रांति की शुरुआत होती है कुछ समय बाद। देखिए, अक्टूबर में बोल्शेविकों ने विद्रोह की योजनाबद्ध तैयारी की और 25 अक्टूबर 1917 को श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों, आगे हम देखेंगे पेट्रोगार्ड में 25 अक्टूबर के सवेरे विद्रोह आरंभ हुआ और कुछ ही घंटों में नगर के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बोल्शेविकों के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिक तथा श्रमिक काबिज हो गए। प्रातः 10 बजे रूस के नागरिकों के नाम लेनिन का संदेश प्रसारित किया गया और उसमें कहा गया कि अस्थायी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया है और लोकतांत्रिक शांति की अविलंब स्थापना, भूस्वामित्व की समाप्ति, उत्पादन पर श्रमिकों के नियंत्रण और सोवियत सत्ता की प्रतिष्ठापना के जिस उद्देश्य से लोगों ने संघर्ष किया है वह उद्देश्य पूरा हो गया है। रात के 10:40 पर श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक आरंभ हुई और लगभग उसी समय अस्थायी सरकार के मुख्यालय विंटर पैलेस पर हमला शुरू हुआ। अगले दिन पुराने पंचांग के अनुसार 26 अक्टूबर को रात के 1:50 पर विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया गया और अस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस सरकार का मुखिया कौन था? तो वो केरेंस्की जो है वो बच निकला। रात के 9 बजे सोवियतों की कांग्रेस की दूसरी बैठक आरंभ हुई और जिस नई सरकार ने सत्ता संभाली उसका पहला काम था शांति की घोषणा को स्वीकृति देना। अब देखिए, नई सरकार के बनते ही कौन कौन से कार्य किए गए उसको भी देखेंगे। इसमें सरकार का यह संकल्प व्यक्त किया गया कि वह शांति के लिए बातचीत शुरू करेगी और ऐसी शांति जिसमें किसी देश और उसके किसी भाग पर अन्य देश का कब्जा नहीं होगा और किसी देश को हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। लेनिन के नेतृत्व वाली इस क्रांतिकारी सरकार ने जो दूसरा कदम उठाया वह भूमि संबंधी घोषणा को स्वीकृति देना और इस घोषणा ने निजी भू संपत्ति को समाप्त कर दिया और कहा कि संपूर्ण भूमि राष्ट्र की संपत्ति है। ठीक है, तो भूमि जो है वो संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति है। और इसके शीघ्र बाद नई सरकार ने जारशाही द्वारा चीन, ईरान और अफगानिस्तान पर थोपी गई असमान संधियों का एक तरफा त्याग कर दिया। सभी राष्ट्रों के समानता तथा आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की गई। फरवरी 1918 तक नई सरकार ने पूरे देश में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित कर ली, लेकिन इसके शीघ्र बाद रूस जो है गृह युद्ध में फंस गया। पुरानी व्यवस्था के प्रति वफादार सैनिक जो गोरे रूसी कहलाते थे, क्रांति को मिटाने के लिए संगठित हो गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान तथा अन्य मित्र शक्तियां भी रूस को फिर से लड़ाई में घसीटने तथा उसके संसाधनों को युद्ध के लिए उपयोग करने तथा क्रांति विरोधी शक्तियों को सहायता देने के लिए उसके मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। अंततः गृह युद्ध तथा विदेशी सैनिक हस्तक्षेप 1920 में खत्म हुए और जारशाही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उखड़ने वाला पहला राजवंश था और युद्ध समाप्त होने के पूर्व दो राजवंशों का भी पतन हुआ। मतलब युद्ध समाप्त होने के पूर्व ही दो राजवंशों का समाप्त हुआ। इसमें एक था जर्मन राजवंश और दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी का राजवंश और एक चौथे शासक वंश जो उस्मानी शाही घराना का पतन युद्ध के शीघ्र बाद हुआ था। तो युद्ध के समाप्त होने से पूर्व इन दोनों राजवंशों का हुआ था और शीघ्र पतन उस्मानी शाही घराने का युद्ध के बाद हुआ था। तो दोस्तों, ये आज हमने रूस में किस प्रकार से समाजवाद की स्थापना हुई फरवरी और अक्टूबर क्रांति के माध्यम से और लोगों को समाजवाद के नियमों के तहत 8 घंटे के कार्य और जो अन्य नियम दिए गए थे
उसको आज हमने पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।